नमस्कार दोस्तों, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यदि आप यूपी टेट या सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए एक चैलेंज है, क्योंकि मैंने इसके क्वेश्चंस को बहुत ही ट्रिकी और एग्जाम ओरिएंटेड रखा है। साथ ही साथ ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैलेंज को। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 12 जनवरी, बी 15 जनवरी, सी 23 जनवरी, डी 26 जनवरी। ऑप्शन नंबर ए सही है, 12 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारत सरकार ने 1984 1984 में यह निर्णय लिया था कि स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों से युवाओं को प्रेरित करने के लिए उनकी जयंती को युवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ए 2 फरवरी, बी 22 मार्च, सी 5 जून, डी 16 सितंबर। ऑप्शन नंबर ए सही है, 2 फरवरी। विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य आर्द्र भूमियों वेटलैंड के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके संरक्षण को प्रोत्साहित करना है। 2 फरवरी 1971, 2 फरवरी 1971 1971 को ईरान के रामसर नगर में आर्द्र भूमि संरक्षण संबंधी रामसर सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसीलिए यह दिवस इसी तिथि को मनाया जाता है। किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव जी को 1606 में मृत्यु दंड दिया गया था? ध्यान से देखिए फ्रेंड्स ऑप्शंस को, और आप आंसर कमेंट बॉक्स में मुझसे पहले देने का प्रयास किया करिए। ऑप्शन नंबर बी सही है, जहांगीर ने सिखों के ये 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, और 1606 में मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल में इनको मृत्यु दंड दिया गया था। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में गुरु अर्जुन देव के संबंध में उल्लेख किया है, और गुरु अर्जुन देव जी का बलिदान सिख इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। सहायक संधि की नीति किसने आरंभ की तथा इसे स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था? तो इसको लॉर्ड वेलेजली ने हैदराबाद में स्टार्ट किया था, और 1798 1798 में सहायक संधि की नीति इन्होंने वेलेजली साहब ने शुरू की थी। और इस नीति के अंतर्गत भारतीय राज्यों को अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती थी और उसके खर्च का वहन भी करना पड़ता था। इस नीति को स्वीकार करने वाला पहला राज्य था हैदराबाद। याद रखिएगा दोस्तों। आपको मेरी व्याख्या बड़ी बोरिंग लग रही होगी, लेकिन आपको बताऊं, जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको लगेगा इस व्याख्या के सहारे आप अदर क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ए सही है, 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य था देश में सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद तथा अन्य विभाजनकारी प्रवृत्तियों पर विचार करना और राष्ट्रीय एकता तथा सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना है। इसकी पहली बैठक 1962 में 1962 में आयोजित की गई थी और स्थापना हो गई 61 में। समता के अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? इक्वलिटी। भारतीय संविधान में राइट टू इक्वलिटी जो है ये अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर बी सही है। और इन अनुच्छेदों में कानून के समक्ष समानता, भेदभाव का निषेध, सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता, अस्पृश्यता का उन्मूलन तथा उपाधियों का अंत जैसे प्रावधान शामिल हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यूपी टेट में 2019 में आया है। ये निम्नलिखित में से किस देश का संविधान लचीला फ्लेक्सिबल माना जाता है? ध्यान से देखिए। यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन का जो संविधान है विश्व के सबसे लचीले संविधानों में से माना जाता है। इसका कारण यह है कि वहां का संविधान अधिकांश भाग जो है परंपराओं, न्यायिक निर्णयों और संसदीय कानूनों पर आधारित है। संविधान में संशोधन सामान्य विधायी प्रक्रिया के द्वारा ही हो जाता है, इसीलिए इसको लचीला संविधान कहा जाता है। कोई भी क्वेश्चन आप मिस मत कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। पिछली परीक्षाओं में बार बार ये रिपीट किए गए क्वेश्चंस हैं। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस स्तर पर की गई है? ध्यान से देखिए, किस स्तर पर की गई? जल्दी से आंसर दीजिए, ABCD कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों में। संविधान का 73वां संशोधन हुआ
और 74वें संविधान संशोधन 73 और 74 दोनों में स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाना। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर सी सही है, 35 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किए जाने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, पहला, तथा उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वर्ली एक प्रसिद्ध पारंपरिक जनजातीय कला है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। वर्ली चित्रकला भारत की प्रसिद्ध जनजातीय कलाओं में से एक है। इसका संबंध महाराष्ट्र की वर्ली जनजाति से है। यह कला मुख्य रूप से महाराष्ट्र के पालघर, ठाणे और आसपास के क्षेत्रों में प्रचलित है। वर्ली क्या है? तो चित्रों में दैनिक जीवन, इस चित्रकला में दैनिक जीवन, प्रकृति, खेती, नृत्य और सामाजिक गतिविधियों को बड़े ही सरल ज्यामितीय आकृतियों के माध्यम से दर्शाया जाता है। फ्रेंड्स, आप हमारे साथ बने रहिए। जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं चैनल पर उपलब्ध हैं, उन सभी को देखें। आपकी एसएसटी की गारंटी हम लेते हैं। 60 नंबर का क्वेश्चन पेपर 2 में आता है और सभी आपके सही होंगे, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये आत्मविश्वास हम आपको देते हैं। कुडुख किस राज्य के लोगों की प्रमुख भाषा है? झारखंड, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। झारखंड इसका सही आंसर है। कुडुख द्रविड़ भाषा परिवार की एक प्रमुख भाषा है, जिसे मुख्य रूप से उरांव या ओरांव, उरांव कहते हैं इसको, उरांव या ओरांव जनजाति के लोग बोलते हैं। यह भाषा मुख्यतः झारखंड में प्रचलित है। हालांकि छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ क्षेत्रों में भी बोली जाती है। और प्रतियोगी परीक्षाओं में कुडुख भाषा का संबंध झारखंड से ही दिखाया जाता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिएगा। मिथिला के लोक चित्रकला का प्रचलित नाम क्या है? तो मिथिला की प्रसिद्ध लोक चित्रकला को मधुबनी चित्रकला कहते हैं और इसका उद्गम बिहार के मिथिला क्षेत्र में हुआ था। इस कला में प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है और धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक विषयों को चित्रित किया जाता है। मधुबनी चित्रकला भारत की सबसे प्रसिद्ध लोक कलाओं में से एक मानी जाती है। चांगपा जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? ए लद्दाख, बी नागालैंड, सी झारखंड, डी राजस्थान। चांगपा जो है ये लद्दाख की एक जनजाति है, घुमंतू जनजाति, जो मुख्य रूप से लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र में निवास करती है। यह जनजाति पशुपालन, विशेषकर पश्मीना बकरियों के पालन के लिए फेमस है और इन्हीं बकरियों से प्राप्त ऊन से विश्व प्रसिद्ध पश्मीना शॉल बनाई जाती है। चेराव नृत्य किस राज्य में का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो चेराव जो है ये मिजोरम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसे बांस नृत्य भी कहा जाता है, बैम्बू डांस। इस नृत्य में कलाकार बांस की छड़ों के बीच लयबद्ध ढंग से नृत्य करते हैं। यह मिजो जनजाति की सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार के सोनपुर में आयोजित होता है और सोनपुर में गंगा तथा गंडक नदियों के संगम के निकट आयोजित होता है। इसे पारंपरिक रूप से एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित होता है। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? जैसलमेर, बीकानेर, अजमेर, जोधपुर। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, यूपी टेट और सी टेट दोनों में भारत की संस्कृति, मेलों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, त्योहारों से संबंधित और नृत्य से संबंधित प्रश्न विशेषकर पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा इसको। पुष्कर का मेला जो है राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित पुष्कर नगर में आयोजित किया जाता है, अजमेर। ऑप्शन नंबर सी सही है। यह मेला पशु व्यापार, लोक संस्कृति, हस्तशिल्प और धार्मिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है और पुष्कर झील ब्रह्मा जी के मंदिर के कारण भी इस जगह का बहुत महत्व है। पुष्कर में भारत का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है। कथक किस राज्य की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैली है? केरल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, जिसका विकास मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में ही हुआ। लखनऊ और वाराणसी कथक के प्रमुख केंद्र रहे। कथक का अर्थ क्या है? तो कथा से बना है ये शब्द, क्योंकि प्राचीन काल में कथावाचक नृत्य और अभिनय के माध्यम से धार्मिक तथा पौराणिक जो कथाएं थी उसको प्रस्तुत करते थे।
मोहिनी अट्टम किस राज्य की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो ये मोहिनी अट्टम जो है केरल की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली है। इसका नाम मोहिनी से लिया गया है, जो भगवान विष्णु के मोहिनी रूप को दर्शाता है। यह नृत्य अपनी सौम्य, लयात्मक और आकर्षक मुद्राओं के लिए प्रसिद्ध है। गणगौर का त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो गणगौर का त्योहार राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक पर्व है। यह त्योहार माता गौरी और भगवान शिव की पूजा के लिए मनाया जाता है। विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और अविवाहित कन्याएं मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए व्रत तथा पूजा करती हैं। विशेष रूप से जयपुर, उदयपुर और जोधपुर में गणगौर का उत्सव मनाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित राज्यों को उनके प्रसिद्ध लोक नृत्यों से सुमेलित करिए। तो आइए सुमेलित कर लेते हैं। असम, असम का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है वो है बिहू। ये असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य बिहू। और इसके बाद गुजरात गरबा, पंजाब भांगड़ा, सामने ही लिखा है जम्मू कश्मीर राउफ। तो ये ध्यान रखिएगा, ये अलग अलग राज्यों के लोक नृत्य हैं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको ध्यान से अगर आप देखेंगे तो नृत्य के को सुमेलित करने से राज्यों से संबंधित नृत्य आते हैं और इनको सुमेलित करने वाला प्रश्न आ ही जाता है, तो उसको आप ध्यान से एक बार देख लीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड और ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है। अब तक मैंने आपको जो भी पढ़ाया, यदि आपने ध्यान से पढ़ा हो तो आप इसका आंसर जरूर देंगे। केरल का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिए। कथक, भरतनाट्यम, मोहिनी अट्टम, कुचिपुड़ी। ध्यान से पढ़ा है आपने तो आंसर दीजिए। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक हमें जरूर दें। इस तरह की वीडियो आपको प्रॉपरली मिलती रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों के साथ भी शेयर करना चाहिए फ्रेंड, सबकी मदद करनी चाहिए। और हाँ, हम मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।